तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात इस लेक्चर में हम करेंगे और उसके तहत हम बात करेंगे पंचायती राज की। तो पंचायती राज की बात इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि पंचायती राज इस शब्द से आशय क्या है। पंचायती राज इस शब्द से आशय क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, पंचायती राज से आशय स्थानीय स्वशासन से है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से इसका आशय है। अर्थात ऐसा शासन जो गांव और जिले स्तर का शासन हो, यानी स्थानीय स्वशासन। ऐसा शासन जो राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम नागरिकों के हाथों में कर दे और स्थानीय यानी ग्राम के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर, नगर पंचायत के स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर जो भी समस्याएं आम जन की हैं, उनको वो अपनी शक्ति से ही निपटा सके, उन्हें राज्य और केंद्र की तरफ न देखना हो। तो अगर हम बात करें कि पंचायती राज का जो आदर्श है, दो आदर्श बताए जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। ये सारी बातें मैं आपसे जो कर रहा हूं, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो पंचायती राज के दो आदर्श हैं। पहला, विकेंद्रित शासन व्यवस्था, और ये सबसे मूल आदर्श है, ये बात को अपने दिमाग में बैठाइए। क्या? विकेंद्रित शासन व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट मॉडल या स्ट्रक्चर। तो विकेंद्रित शासन व्यवस्था और सहभागिता मूलक लोकतंत्र, यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें कि सारे लोग सहभाग कर सके, इसको ही कहा गया है तृणमूल लोकतंत्र। तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र जो जमीन पर पहुंच जाए, यानी एकदम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह ही। तो गांव के जो विषय है वो दे दीजिए, गांव डिसाइड करे, आपस में गांव के लोग बैठे और वो अपने विषय का निर्णय कर ले। प्रखंड के विषय का प्रखंड पर जो संस्था बनी है वो निर्णय कर ले, जिले स्तर पर जिला की जो संस्था बनी है वो निर्णय कर ले। क्यों? क्योंकि केंद्र में बैठ करके गांवों की समस्याओं को, केंद्र में बैठ करके जिलों की समस्याओं को ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि यह लोकतंत्र का अच्छा स्वरूप नहीं होगा। लोकतंत्र का अच्छा स्वरूप यही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि वो भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, तो उसे इस प्रकार की शक्ति दे जाए कि वो स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्याओं को निपटा सके और प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ये जो पूरा मॉडल है पंचायती राज का, ये किस पर आधारित है? ये विकेंद्रित शासन व्यवस्था पर आधारित है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के करीब शासन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब देखिए, इतनी बात हमने की, तो थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे पंचायती राज के इतिहास के बारे में। तो अगर हम प्राचीन भारत में देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य हो या दक्षिण के जो दो साम्राज्य, चौल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर पर तो हमने वहां के प्रशासन पर पूरा एक सेशन किया हुआ है, इस चैनल पर पड़ा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब जगह स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं विद्यमान थी।
तो भारत में प्राचीन काल से ही जो गांव रहे वो आत्मनिर्भर रहे, चाहे वो प्रशासनिक रूप से रहा हो, चाहे न्यायिक रूप से रहा हो, चाहे आर्थिक रूप से रहा हो। हर प्रकार से ग्राम जो थे भारत के प्राचीन काल से ही क्या थे, आत्मनिर्भर थे। तो गांव का अगर कोई विषय है तो गांव के लोग जुटते थे, उसका निर्धारण करते थे कि यह कार्य करना है और अपना कार्य कर लेते थे। गांवों के अंदर ही न्याय की व्यवस्थाएं थी। जो लोग 30-32 के एज में हैं और गांव से जुड़े हुए हैं उन्हें याद भी होगा, मतलब हम लोगों की एज में लोगों ने इसको जो है देखा है कि न्याय की किस प्रकार से व्यवस्था थी। ठीक है, हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने इसे देखा, तो न्याय की भी व्यवस्था थी प्राचीन काल से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्या कहा गया, कोहे नृप होय मोहे का हानि। तो इसका यह मतलब नहीं था कि भारतीय शासन के प्रति अरुचि रखते थे, बल्कि यह था कि ग्राम इतने आत्मनिर्भर थे हर प्रकार के मामले में कि राजा कौन बैठता है इससे कोई मतलब नहीं है। तो लखनऊ में कौन बैठा है, दिल्ली में कौन बैठा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें हमारे जरूरत की जो चीजें हैं, जो हमारे जरूरत का कार्य है, वो तो हम ही को करना है। तो प्रशासनिक रूप से भी, न्यायिक रूप से ब्रिटिशों के कोर्ट थे, लेकिन कोई नहीं जाता था। अपना मामला अपने ही समाज के द्वारा क्या होता था, सुलझा लिया जाता था। कहीं सड़क बनानी है, कहीं कुछ बनाना है, कहीं कुआं खोदना है, ग्राम समाज से ही चंदा लगा करके कर लेते थे। अभी इस चीज को आप मंदिरों से जोड़ करके देख लीजिए। मंदिर तो सरकार नहीं बनवा रही, लेकिन हर गांव में मंदिर बनते हैं। तो कैसे बनता है, आपस में ही गांव के लोग बैठते हैं और ये निर्णय करते हैं कि हमें मंदिर बनाना है, और वो पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो बन जाता है। तो इसी तरीके से पहले रोड, सड़क, पुल, पुलिया, जलाशय आदि तक ये विस्तृत था। हाँ, राज्य बनवा दिया तो ठीक है, नहीं भी बनवाया तो हमें तो बनवाना ही है। तो इस प्रकार से गांव क्या रहे, आत्मनिर्भर रहे। और ये भले ही यहां ये बताते समय थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि क्यों वो मूल संरचना बची रह गई इतने बड़े उथल पुथल के बाद। दिल्ली सल्तनत, तुर्कों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण, अंग्रेजों का कब्जा, तो कुल मिलाकर के ये जो गांव रहे भारत में, ये क्या रहे, आत्मनिर्भर रहे जीवन के प्रत्येक विषयों में। और यही कारण था कि इतने बड़े उथल पुथल के बाद भी गांवों की जो संरचना रही वो जो है बरकरार रही, और इसीलिए इतने बड़े उथल पुथल को जो है झेल भी लिया गया। हालांकि अंग्रेजों के समय से इन सब चीजों में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई, नहीं तो मुगलों तक भी यही व्यवस्था थी। ठीक है, इस तरीके से चलता था। और इसीलिए एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा भी कि भारत के जो प्रत्येक गांव हैं ये अपने आप में एक गणतंत्र है। तो पूरी व्यवस्था थी, मोची है, उसके लिए लोहे के काम करने के लिए लोहार है, कढ़ाई बुनाई का काम करने के लिए व्यक्ति है, हर तरीके की व्यवस्था। अभी 25-30 साल पहले तक ये व्यवस्थाएं विद्यमान थी गांवों में। नाई है, हर प्रकार का जो है व्यवस्था। ठीक है, अब ये सारी बात। अब आधुनिक समय की बात हम करें तो 1857 के पश्चात ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीतियों में क्या परिवर्तन आया, ये एक लेक्चर हमने कंडक्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री के तहत, और इसे पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो इसमें हमने देखा था कि लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अब स्थानीय स्वशासन के लिए संस्थाओं का विकास होगा, स्थानीय स्वशासन के लिए निकाय बनाए जाएंगे। हालांकि इसके पीछे क्या तर्क था वो हमने उस लेक्चर में बड़े विस्तार से बात किया था, लेकिन एक बार मैं आपको यहां भी बताना उचित समझता हूं कि ब्रिटिशों ने यह सोचा कि भारतीयों को ये अगर इस तरह की स्थानीय स्वशासित संस्थाएं विकसित हो जाएंगी तो इसमें हम भारतीयों को हिस्सा दे देंगे। तो एक तो ये समझ में आ जाएगा कि भारतीयों को भी शासन में क्या मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। मतलब एक नगर निगम बन गया, नगर पालिका बन गई, जिला बोर्ड बन गया, तालुका बोर्ड बन गया, तो उसमें भारतीय
सहभाग कर रहे हैं अपना, तो इससे क्या होगा कि भारतीयों को लगेगा कि शासन में क्या है, हमारा भी हिस्सा है। और स्थानीय जो कार्य हैं उनके लिए स्थानीय जनता से कर भी ले लिया जाएगा। हालांकि भारतीयों ने इसे किस व्यवस्था के रूप में देखा, भारतीयों ने इसे एक उस नई मशीन की तरह देखा जो कि अब भारतीयों से जो है और अधिक पैसा टैक्स के नाम पे लेगी। तो भारतीयों ने इस व्यवस्था को कोई वो तवज्जो नहीं दी। तो 1882 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और जो है इसे क्या कहा गया था, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। 1919 के अधिनियम की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है, तो उसमें हमने बताया था कि दो सब्जेक्ट थे, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो हस्तांतरित विषय के रूप में स्थानीय स्वशासन को रखा गया था 1919 के अधिनियम में। 1935 का जो अधिनियम आया उसने जो है स्थानीय स्वशासन की शक्तियों को और अधिक विस्तृत किया और यह पूर्ण रूपेण से राज्य का विषय इसे बना दिया गया। और वर्तमान में जो स्थानीय स्वशासन है ये किसका सब्जेक्ट है, ये राज्य का सब्जेक्ट है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा तो ये किसका सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है। जो 3 लिस्ट है उसमें से किस लिस्ट में है ये, तो ये स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे गांधी जी के बारे में भी, ताकि हम एक जो है मनोस्थिति तैयार कर सकें कि संविधान बनाते समय किस प्रकार से इसके बारे में सोचा गया था। तो देखिए, गांधी जी का स्पष्ट कहना था कि ना तो हमें अमेरिकी शासन प्रणाली चाहिए, तो वो राष्ट्रपतीय या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ना ही हमें वेस्ट मिनिस्टर की शासन प्रणाली चाहिए, यानी ब्रिटिश शासन प्रणाली हमें नहीं चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमें ग्राम स्वराज की तरफ बढ़ना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि गांव धीरे धीरे अपने सभी विषयों में आत्मनिर्भर होते चले जाएं और अपने जो उनके विषय हैं वो स्थानीय स्तर पर ही वो सुलझा लें। तो क्या करना है कि ग्राम पंचायतों को ही अधिक से अधिक शक्ति देनी है। ठीक है, इस तरह की बात गांधी जी कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसमें सबको यह लग रहा था कि एक केंद्र तो मजबूत चाहिए ही, और गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो शायद अब व्यवहारिक नहीं लगती। लेकिन गांधी जी की बात को रखने के लिए, उनकी बात को सम्मान देने के लिए डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 को जोड़ा गया, और जो यह कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा यानी स्थानीय निकायों का विकास किया जाएगा। तो यह डीपीएसपी में रख दिया गया। यहीं पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर इस स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने के विरोध में थे, और उसका कारण यह था कि उनका यह मानना था कि अगर स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक ताकतें ट्रांसफर होंगी, यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर, यानी जो है प्रखंड के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर अगर ताकतें दी जाएंगी तो इससे भारत में सामंतवाद और बढ़ेगा, जातिवाद और बढ़ेगा, महिलाओं का उत्पीड़न और अधिक बढ़ेगा। क्योंकि इस स्तर पर अगर शक्ति गई, इस स्तर पर अगर पावर का ट्रांसफर हुआ, यानी स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, तो इस पर जो है स्वर्णों का कब्जा हो जाएगा और फिर जो हमारा विजन है समानता का वो पीछे पड़ जाएगा। तो इसलिए शक्ति किसके पास हो, केंद्र के पास हो, राज्यों के पास हो, स्थानीय स्तर पर कोई शक्ति नहीं देनी है, ब्लॉक समिति को कोई शक्ति नहीं देनी है, जिला समिति को कोई शक्ति नहीं देनी है। ये मॉडल नहीं अपनाना, नहीं तो स्वर्ण क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे।
यानी अगड़े क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अगर आप देखें तो आजादी के बाद जब चुनाव प्रारंभ हुए स्थानीय स्तर पर, यानी प्रधान के चुनाव, यानी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं अपने यहां की बता रहा हूं, और उसके बाद जिला परिषद के चुनाव, तो इन सब पर जो है सच में यह देखा गया शुरुआती समय में कि सवर्णों का वर्चस्व हो गया। तो निर्विरोध लोग निर्वाचित होने लगे, यानी कोई विरोध करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, वही कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे और सबने कह दिया कि ठीक है आप लड़िए। ठीक, तो कुछ हद तक तो उनकी बातें ये दिखी। अब जब इसको स्थानीय स्वशासन को अनुच्छेद 40 के तहत एक डीपीएसपी बना दिया गया, तो नेहरू जी ने इस पर तत्कालिक रूप से काम शुरू किया और 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 1953 में लॉन्च किया। हालांकि विभिन्न कारणों से, अभी इसके कितने कारण रहे उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन विभिन्न कारणों से यह मॉडल फेल हो गया। तो इसी दोनों संस्थाओं की प्रगति की जांच करने के लिए कि ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, एक कमेटी गठित हुई जिसे हम कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। ठीक, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और 1957 में यह गठित हुई। ठीक है, और इसने उसी वर्ष अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में क्या बताया, बलवंत राय मेहता समिति ने, उसे हमें समझना। तो पहले तो हम समझेंगे महत्वपूर्ण समितियों को, फिर 73वें संविधान संशोधन को समझेंगे। बड़े डिटेल में हमें इसमें समझना है, तो थोड़ा अपना पेशेंस बनाए हुए रखिए। हमें लगता है कि आपका समय जो है, पूरा जो हिस्ट्री हमने इसका देखा उसमें वो आपको लग रहा होगा कि चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे प्रश्न ही थे जो मेरे मुंह से निकल रहे थे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया उसे हमें मूल रूप से समझना है। तो ठीक है, गांव से जिला स्तर तक इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। गांव से जिला स्तर तक क्या होगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड या ब्लॉक यानी विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच मिडल जो इकाई है, इसको अनेक राज्यों में अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है, यूपी में हम इसे खंड या ब्लॉक कहते हैं। तो खंड या ब्लॉक यानी पंचायत समिति, जिला यानी जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। तो ये 3 त्रिस्तरीय मॉडल होना चाहिए पंचायत का। किसने बताया, बलवंत राय मेहता समिति ने इसे बताया। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बताया। तो इन्होंने कहा कि सरकार का जो काम होना चाहिए, यानी राज्य सरकार का जो काम होना चाहिए, वो केवल और केवल मार्गदर्शन का होना चाहिए। ठीक है, निरीक्षण का होना चाहिए और उच्च स्तरीय योजनाओं के निर्माण का होना चाहिए। और उनका संचालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, स्थानीय स्वशासित संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप निरीक्षण करिए, उनका मार्गदर्शन करिए। उच्च स्तर की जो योजना है, बड़ी योजना है, उसका आप निर्माण भी करिए, लेकिन अन्य विषय जो है स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को दीजिए। अगला, इन संस्थाओं में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। तो केवल नाम मात्र का नहीं, शुरुआत में नाम मात्र का ही हुआ, उसको भी हम देखेंगे। तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और औपचारिक रूप से नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की। कहां से शुरू हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले से। इतना प्रश्न इतने अलग अलग परीक्षाओं में कि आप पूछिए मत इससे। हालांकि यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रायोगिक रूप से इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 1959। कहां से हुई, राजस्थान के नागौर जिले से हुई और इसी दिन यह पूरे राजस्थान में लागू हो गया। उसके बाद अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, 1960 में असम
तमिलनाडु, कर्नाटक, 62 में महाराष्ट्र, 63 में गुजरात, 64 में पश्चिम बंगाल और धीरे धीरे इसी प्रकार से पूरे देश में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए अब यहां तो ये रिकमेंडेशन आ गया, लेकिन कोई ठोस बात इसमें नहीं कही गई कि एक मतलब जो है प्रॉपर केंद्र से कोई व्यवस्था बना करके नहीं दी गई। ये सारी बातें किस पर छोड़ दी गई? राज्यों पर छोड़ दी गई। ये तो कहा गया कि 3 स्तर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इसमें जो है स्वतंत्रता दी गई। तो अब हुआ क्या कि जो पंचायती राज का स्वरूप निकला इसके बाद जिन राज्यों में बनना शुरू हुआ, जैसे हमने कहा ना कि यहां यहां लागू होना शुरू हो गया, ठीक है, तो जो स्वरूप था वो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न था, मतलब अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग था। जैसे तमिलनाडु में 2 स्तर ही बने इसके, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां 4 स्तर इसके बने हुए, राजस्थान और आंध्र की बात करें तो वहां पंचायत समितियों को अधिक ताकत दी गई, वही जो है विकास योजनाओं के योजना और संचालन के लिए जिम्मेदार बनी। अगर महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो वहां पर जिला अधिक शक्तिशाली बने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि 5 वर्ष पर चुनाव हो या ना हो। जैसे यहां पर देखें बिहार में तो बहुत दिनों तक चुनाव हुआ ही नहीं, तो सारा किसकी मनमर्जी पे छोड़ दिया गया? राज्यों की मनमर्जी पे छोड़ दिया गया कि भैया तुम देखो इसको कैसे चलाना है। तो ये राज्यों की मनमर्जी पर था। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, यानी पहली गैर कांग्रेसी सरकार जब केंद्र में बनी, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दूसरे मेहता को, यानी अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने 1978 में अपनी सिफारिशें की। तो इन्होंने क्या कहा इसे समझ लीजिए, इन सब समितियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि पंचायत 2 स्तरीय हो, तो 3 स्तर की बात ना करिए, पंचायत 2 स्तर हो। कैसे हो? तो मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो। तो सीधे समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत को इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ग्राम पंचायत जैसी कोई संस्था नहीं हो। क्या हो? मंडल स्तर पर क्या हो? मंडल पंचायत हो, और जिला स्तर पर क्या हो? जिला परिषद हो या जिला पंचायत हो। अब ये मंडल पंचायत क्या है? ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा कि मंडल पंचायत क्या है, ठीक है। तो मंडल पंचायत में 15 से 20 हजार जनसंख्या होगी और 10 से 15 गांव समाहित होंगे। इन्हें क्या कहा जाएगा? मंडल पंचायत कहा जाएगा। तो एक मंडल पंचायत हो, दूसरी जिला पंचायत हो, तो 2 ही हो। अब जिला परिषद को क्या कहा गया कि जिला परिषद एक सर्वाधिकार सुरक्षित निकाय हो, यानी सारे अधिकार जिला परिषद को दिए जाएं योजना के निर्माण का, उसके संचालन का, यानी इसे जो है सबसे मजबूत बॉडी के रूप में जो है खड़ा किया जाए, ठीक है। और इसके एजेंट के रूप में मंडल के पंचायत हो, ठीक है। तो सुरक्षित निकाय होना चाहिए जो जिला स्तर पर योजनाओं हेतु जिम्मेदार होगा। और क्या कहा गया इसमें? एक जो बात कही गई वो ये थी जिसने पंचायती राज की मूल अवधारणा को ही उलट के रख दिया। क्या कहा गया? कहा गया कि पंचायतों के चुनाव दलगत हों, यानी दलीय आधार पर हों। जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का जो चुनाव होता है, उसमें हम देखते हैं ना पार्टी का सिंबल यूज होता है, कमल का फूल, हाथ का पंजा, साइकिल, हाथी, ठीक है। तो इस तरीके से हो, जबकि ये मूल भावना नहीं रही। मूल भावना तो ये रहा कि भाई गांव के लोग हैं, उनको अपने में से चुनने दीजिए अपने जो प्राधिकारी हैं। तो इन्होंने कह दिया कि दलगत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो एक गलत बात हो गई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले। तो भैया इसके बारे में संविधान में लिखो, सारी बात केवल मुंह से मत करो और सरकारी आदेश से करो, इसे संवैधानिक दर्जा दो। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है, इसे संविधान में शामिल करो। संविधान में तो कुछ लिखा ही नहीं है, केवल डीपीएसपी में लिखा है। डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई हैं उसका कितना अर्थ है वो सब जानता है।
राज्य सरकार केंद्र सरकार का मन हो तो डीपीएसपी में जो लिखा है लागू करें, ना मन हो तो उस पर मिट्टी डाल करके बैठी रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तो भैया इसको संवैधानिक दर्जा दो पंचायती राज को। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो अशोक मेहता समिति ने कहा। और कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्ति और टैक्सेशन का पावर इनको दीजिए, बिना पैसे के तो पावर होता ही कहां है ना। कुछ लोग तो मनी को ही पावर कहते हैं, ठीक है। तो इनको भैया टैक्सेशन दो, ठीक है। और जो वो सरकार ही कैसी जो टैक्स ना लेती हो, अगर जो टैक्स नहीं ले रहा वो सरकार नहीं है ना, तो इनको भी टैक्सेशन दो। अब सब्जेक्ट डिसाइड करो कि इनका टैक्स कहां से आएगा। और क्या कहा गया, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली नियंत्रित करते हेतु एक पंचायती राज मंत्री। तो राज्य सरकार में एक सब्जेक्ट जो पोर्टफोलियो बनाते हो मिनिस्टर्स की, उसमें एक ये भी बनाओ पंचायती राज मंत्री। तो सुनते होंगे फलाना पंचायती राज मंत्री हैं, तो पंचायती राज एक मंत्री बनाओ, माने ये भी एक विभाग बनाओ पंचायती राज। ये सारी बातें अशोक मेहता समिति ने कही, ठीक है। ये सीधे सीधे प्रश्न आपसे बना के पूछा जाएगा। तो सब चीजें आपने समझ ली, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद और कई समितियां बनी। फाइनली जो है डॉक्टर LM सिंघवी समिति काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे ही हमें जो है पढ़ना है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान, इसके पुनरुत्थान के लिए इसका गठन किया गया कि सुझाव दीजिए कि भैया इसका पुनरुत्थान कैसे होगा। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इससे पहले हालत बहुत खराब हो गई होगी, जो बहुत अच्छा होगा उसके पुनरुत्थान की जरूरत नहीं होगी, यानी उसका पतन हो गया है, अब कैसे दोबारा से उत्थान होगा, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने क्या सिफारिश की उसे हमें समझना है। तो इन्होंने कहा कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। जो बात इन्होंने अशोक मेहता ने कही वही सिंघवी ने भी कहा। और क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करिए। तो इन्होंने कहा 2 स्तरीय अशोक मेहता ने, और यहां पर बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा, त्रिस्तरीय कहा। इन सब चीजों को दिमाग में बैठाते हुए चलिए, ठीक है। और क्या कहा गया, तो यह कहा गया कि पंचायती चुनाव नियमित तथा गैर दलीय आधार पर हो। तो राज्य सरकारों की मर्जी पर मत रखिए, इसका नियम बताइए कि हर 5 साल पे चुनाव कराना होगा। अब ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का मन किया तो 15 साल चुनाव नहीं हुआ बिहार में। ये जो है विधानमंडलों को और सरकारों को ताकत मत दीजिए राज्यों का, उसका बनाइए। और गैर दलीय आधार पर हो, तो इनकी बात को सीधे सीधे इन्होंने काटा कि नहीं नहीं, दल वगैरह पार्टी वगैरह मत इसमें घुसाइए, गैर दलीय आधार पर हो। और राज्य वित्त आयोग का गठन हो तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार मिले। तो राज्य वित्त आयोग की बात पहली बार की गई डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा। और कहा गया कि पंचायतों को करारोपण का अधिकार मिला, इसको टैक्सेशन का पावर दीजिए भैया। और एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि गांवों के समूह के लिए एक न्याय पंचायत बनाइए। गांवों के समूह के लिए एक न्याय पंचायत बनाइए, 15-20 गांव पे एक न्याय पंचायत बनाइए। और जो छोटे छोटे मामले हैं वो वहीं सुलझाया जाए, ठीक है। ये बात कही गई। अब इस समिति के ही जो है सुझावों पर, और इससे पहले जो समितियां बनी थी, राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में वो लेकर के आए, उसे पारित करा लिया उन्होंने। लेकिन राज्यसभा में वो अटक गया विभिन्न कारणों से, तो जो है ये नहीं हो पाया। ये लिखा है ना कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, तो संवैधानिक दर्जा ही प्रदान करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आए राजीव गांधी, जो कि अटक गया, नहीं पारित हो पाया। तो फाइनली जो है BP नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पहले तो विधेयक और फिर वो अधिनियम बन गया, तो विधेयक 1992 इन्होंने पेश किया और वो पास हुआ, अधिनियम बना।
तो अब बात करेंगे पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो एक बात समझते हुए चलिए कि अभी तक क्या था कि सब राज्यों की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया था, कोई नहीं था कि आपको क्या। तो अब यहां से यह समझना है कि पंचायत, ये जो अधिनियम आया इसने क्या क्या चीजों को किया। ठीक है, पहला तो यह कर दिया कि इसने क्या कर दिया कि पंचायत जो ये विषय है ये संवैधानिक हो गया। ठीक है ना, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को इस बार पीसीएस में एक जो है प्रश्न था कि 24 अप्रैल पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न था। तो क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया, इसी दिवस को पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या इस अधिनियम ने किया, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो अब पंचायती राज एक संवैधानिक व्यवस्था है। अच्छा, संविधान में क्या किया गया, संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। तो संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया 9, और इसका शीर्षक क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, पंचायतें। इसकी हेडिंग क्या है, पंचायतें। और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद पंचायतों के लिए समर्पित किए गए हैं। उन सबको हम देखेंगे। अब इनमें मोटे तौर पर बात करें कि इन 16 अनुच्छेदों में लिखा क्या गया है, थोड़ा सा समझने के लिए। तो पंचायतों का गठन कैसे होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, पंचायतों की शक्तियां क्या होगी, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, आदि से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसी के साथ इस अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया, और जिसमें पंचायतों की कार्य प्रणाली के 29 विषय 29 सब्जेक्ट्स हैं। यह भी पीसीएस में सवाल था कि 11वीं जो अनुसूची है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो उसमें 29 सब्जेक्ट हैं। और ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। ठीक है, जी से, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ये इसमें से कटेगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बस जी ऐसे होना चाहिए। 243 के बाद सीधे जी होना चाहिए ना, ये डैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिखने का तरीका गलत है, से संबंधित है। ठीक है, अब इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 भागों में बांटा गया। आपके समझने के लिए महत्वपूर्ण यही कि इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। तो अब देखेंगे आप ये कि किस प्रकार से कई चीजें एकदम से अनिवार्य बना दी गई राज्य सरकारों के लिए, राज्य विधानमंडलों के लिए। आप अपने मर्जी से नहीं करेंगे, ये चीजें तो करनी है और ये चीजों पे आपकी मर्जी चलेगी। तो अब देखिए क्या क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, ये यहां 11वीं अनुसूची के विषय आ गए, पहले इसकी बात कर लेते हैं तब उस पे आते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य उपबंध किया गया, मैंडेटरी प्रोविजंस किए गए। क्या, तो कहा गया कि भैया ग्राम सभा का तो गठन करना ही पड़ेगा। अब ये आप नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे राज्य में हालत ठीक नहीं है, हम बाद में करें, ये सब नहीं, ये करना पड़ेगा आपको। किससे कहा जा रहा है, राज्य विधानमंडलों से कहा जा रहा है, राज्य की सरकारों से कहा जा रहा है। और क्या कहा गया कि देखिए 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अगर आप राज्य हैं तो 3 स्तर आपको रखना ही पड़ेगा, और अगर 20 लाख से कम आपके राज्य की जनसंख्या है तो 2 स्तर आप रख सकते हैं। तो 20 लाख से अधिक के राज्य हैं तो 3 स्तर आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि नहीं आप कहेंगे कि नहीं हम तो एक ही स्तर रखना चाहते हैं, खाली जिला परिषद बनाएंगे। नहीं, आपको 3 स्तर बनाना ही पड़ेगा। ये एकदम अनिवार्य बात है, टाल मटोल इसमें नहीं चलेगी। और 20 लाख से कम अगर आपके राज्य की जनसंख्या है तो 2 स्तर रख सकते हैं, यह बात कहा गया। और क्या कहा गया कि भैया पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, किंतु मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा।
ठीक है, ये बात कही गई। तो इसमें क्या कहा गया कि ग्राम को वार्ड्स में बांटते हैं, आप लोग जानते होंगे। फिर वार्ड में एक एक मेंबर होता है, ठीक है, सदस्य। तो उसका चुनाव कैसे होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। और फिर जो ग्राम का अध्यक्ष होता है, यानी जिसे हम प्रधान कहते हैं, जिसे सरपंच कहते हैं, उसको भी लोग डायरेक्ट वोटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सदस्य जो वार्ड से सदस्य जीते हैं वो बैठ करके किसी अपने में से सदस्य को प्रधान नियुक्त कर दें, ऐसा नहीं होता। प्रधान को गांव के सभी लोग वोट देते हैं और सदस्य को भी उस वार्ड के लोग वोट देते हैं जिस वार्ड से वो सदस्य हो। तो एक गांव में 10 से 12 सदस्य भी होते हैं, 10-12 वार्ड में बांटा जाता है। फिर हम क्या देखते हैं इसके ऊपर क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। मतलब एक ब्लॉक को 50, 60, 70 जितना बड़ा ब्लॉक है उसके अनुसार जो है बांटा जाता है और वहां से मेंबर्स निकल करके आते हैं। वो मेंबर्स, यूपी की मैं बात कर रहा हूं, वो मेंबर्स जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने में से, माने उन 70 या 50 जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर को वो अपना क्या चुन लेते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं, यानी अपना अध्यक्ष ब्लॉक का चुन लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है? इसमें जनता वोटिंग नहीं करती है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाता है, बल्कि जो सदस्य चुनाव जीत करके आए हैं वही उसका चुनाव करते हैं। इसी प्रकार से जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव, मतलब एक जिले को कई जो है भागों में बांटा जाता है। बड़े बड़े जिले हैं तो यूपी में तो 50, 60 तक हैं जिला परिषद के मेंबर्स, ठीक है। तो ये मेंबर्स चुनाव लड़ते हैं और जब ये चुनाव लड़ते हैं तो इन्हीं में से, अपने में से ही एक मेंबर को क्या करते हैं, अपना जो है अध्यक्ष चुन लेते हैं, है ना। बहुत पैसे की खरीद फरोख्त इसमें सारी प्रक्रियाओं में चलती है, ठीक है ना। ये तो पूरा मजाक बनी गया है इस सिस्टम का, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये होता है, मतलब जिला परिषद का अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ता है, ब्लॉक प्रमुख यानी ब्लॉक का अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ता है, मेंबर्स हर लेवल पे लड़ते हैं। लेकिन जो ग्राम का स्तर है तो ग्राम का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रधान होता है वो सीधे जनता से चुन करके आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और क्या कहा गया, सभी स्तरों पर, यानी सदस्य के स्तर पर भी और अध्यक्ष के स्तर पर भी, गांव में एक प्रकार से अध्यक्ष जो है प्रधान ही है, तो प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, इन स्तर पर भी, और ग्राम का सदस्य, क्षेत्र का यानी ब्लॉक का सदस्य और जिले का यानी जिला परिषद का जो सदस्य है, वो सबका चुनाव क्या होगा, उन सब चुनाव में SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी ही होगी। तो एक राज्य में ये नहीं है, वो कमेंट करके बताइएगा। और महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण की व्यवस्था तो आपको करनी ही होगी। यहां सभी स्तर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 5 वर्षीय कार्यकाल होगा, तो अब मर्जी पर नहीं चलेगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। अगर किसी कारण से विघटन होता है तो 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर चुनाव कराना ही पड़ेगा। और यह जो चुनाव होगा, मान लीजिए 2 साल जो है कोई ग्राम पंचायत गठित हुई, 2 साल बाद प्रधान जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, विघटित हो गई। अब विघटित हो गई तो तुरंत चुनाव होगा 6 महीने के अंदर। मान लीजिए 6 महीने के बाद चुनाव हुआ, अब कुल कार्यकाल कितना हो गया, 2 साल वो काम किए, उसके बाद 6 महीने 2.5 साल। तो अब जो अगला बनेगा वो 2.5 साल ही चलेगा। मतलब ये नहीं कि अब वो 5 साल चलेगा, वो 2.5 साल ही चलेगा, ठीक है। जितना कार्यकाल बचेगा उतने कार्यकाल के लिए ही नए का गठन होगा। और तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपको करना ही पड़ेगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करना ही पड़ेगा। और चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। तो बहुत सारी बातें यहां पर बता दी गई, ठीक है। अब आइए, अब ऐच्छिक प्रावधान क्या है। तो ऐच्छिक प्रावधान में यह दिया गया कि आप अगर चाहते हैं तो विधायकों और सांसदों को मध्यवर्ती या जिला स्तर पर पंचायतों में सदस्यता देने अथवा न देने का डिसीजन ले सकते हैं विधानमंडलों को, सरकार। और
ओबीसी हेतु आरक्षण की व्यवस्था, तो एससी एसटी के लिए तो आरक्षण आपको देना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य है। लेकिन ओबीसी के लिए देना है या नहीं देना है, यह निर्धारित करेंगे राज्य के विधानमंडल। तो उत्तर प्रदेश ने यह निर्धारित किया कि हम देंगे, तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, बहुत से राज्यों में नहीं दिया जाता होगा। पंचायतों को कराधान की शक्ति और विषयों का निर्धारण आदि, ये सब ऐच्छिक विषय को के तहत रखे गए। अब इतनी बात हमने कर ली, ऐच्छिक विषय क्या है, अनिवार्य विषय क्या है। ठीक है, तो अब जो है आते हम ये 29 सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी नहीं है, मैंने इसको बस इसलिए लिख दिया है कि एक बार आप पढ़ लें तो आपके जानकारी में तो रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 14 यहां आपको दिख गया, इसको देख लीजिए, और यहां 15 से 29 तक आपको दिख गया। इतने सब्जेक्ट्स की बात की गई है। ठीक है, और ये 43G से संबंधित है मामला। आगे आते हैं, इस सब की बात हमने कर ली। अब इस अधिनियम के प्रावधानों को थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो ग्राम सभा, इसको क्या कहा गया, तो इसे कहा गया पंचायती राज प्रणाली की नींव। तो पंचायती राज प्रणाली की नींव क्या है, ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है, इसे समझिए। तो यह ग्राम स्तर पर पंचायत के कार्य क्षेत्र के अधीन पंजीकृत मतदाताओं से निर्मित एक संस्था है। तो यहां पर जो है एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जो ग्राम सभा है ये निर्वाचित निकाय नहीं है। क्या लिखा गया है कि यह ग्राम स्तर पर पंचायत के कार्य क्षेत्र के अधीन पंजीकृत मतदाताओं से निर्मित एक संस्था है। अब अनुच्छेद 243A क्या बता रहा है उसको समझिए। तो अनुच्छेद 243A के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून द्वारा उपबंधित किए जाए। और क्या किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तो अब सीधे सीधे वहां पर चले जाइए बलवंत राय मेहता समिति पर। तो ये त्रिस्तरीय की बात कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड यानी मध्यवर्ती यानी मिडिल स्तर पर पंचायत समिति, यहां जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग शब्द है इसके लिए, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। लिखा गया था ना कि एक राज्य का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये सब बातें। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। इससे संबंधित प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 243K में किया गया है। क्या लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का यह प्रावधान करता है 243K, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त को, तथा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल का भी निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसे ध्यान से समझ लीजिए। ये जो निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। किंतु एक बार अगर ये निर्धारित कर दिए, उसको जो है रख दिए, ठीक है, उसका चयन कर लिया राज्यपाल महोदय ने, तो फिर क्या होगा, किंतु उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके पद से, यानी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया का पालन न कर लिया जाए। तो यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है कि जो राज्य सरकारें हैं वो इनके ऊपर दबाव न बना सके, अपने पक्ष में चुनाव को मोड़ न सके, स्थानीय चुनाव को। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए कि भैया नियुक्ति करने का अधिकार तो राज्यपाल के पास है, यानी मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन एक बार अगर नियुक्ति होकर के वो बैठ गया तो आप नहीं हटा पाएंगे। हटाने की प्रक्रिया क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया का है। तो एक बार नियुक्ति के बाद वो पद पे बैठ गया तो आपके दबाव में, आपके अंडर में आने वाला नहीं है, इसलिए व्यवस्था।
और तो इनका कार्य क्या है हम जानते हैं कि देश में भी निर्वाचन आयोग है, तो इनका क्या काम है सुनिए। पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करना। तो आप जानते हैं लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव में आप वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो वोटर लिस्ट होती है वो अलग होती है, और पंचायतों के चुनाव में जो वोटर लिस्ट होती है वो अलग होती है। तो दो वोटर लिस्ट का प्रयोग हो रहा है, हालांकि इसका विरोध हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दो वोटर लिस्ट चल रही है, ठीक है। तो पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करना, यानी कौन कौन से वोटर्स हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के सभी अधिकार किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायत चुनाव के लिए है, ध्यान में रखिए। चाहे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत। अब बात करेंगे राज्य वित्त आयोग की। लिखा था ना कि राज्य वित्त आयोग का भी गठन करना पड़ेगा भैया, तो इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 243 आई में, ठीक है। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यह क्या कहता है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा हेतु एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा, और यह मतलब जो आयोग गठित होगा वो निम्न सिफारिशें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, तो राज्य के द्वारा निर्धारित करों और शुल्कों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण कैसे होगा, ये पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर, शुल्क आदि का निर्धारण, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान आदि। तो अभी बताइए कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। तो ये बात। अगला, पंचायतों का लेखा परीक्षण की भी बात की गई, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, इससे संबंधित प्रावधान किया गया 243 जे में। यह क्या कहता है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख व लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा। तो 243 जे है। तो जितने महत्वपूर्ण थे उनको हमने बता दिया, कौन किस आर्टिकल से है उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। आप किताबों में देखेंगे सब चीजें बहुत उलझी हुई हैं। एक जो बेस्ट तरीका हो सकता है उस तरीके से हमने इसे बनाने का प्रयास किया। अब जो चीजें हमारी छूट गई हैं उसको हम देख लेते हैं, इसके जो आर्टिकल्स हैं उसके माध्यम से, ठीक है। ये याद नहीं करने हैं आपको, समझने के लिए समझ लीजिए। तो 243 में तो लिखा गया है परिभाषाएं तमाम तरह की, 243 ए में लिखा गया है ग्राम सभा के बारे में, 243 बी में लिखा गया है पंचायतों के गठन के बारे में, 243 सी में लिखा गया है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 243 में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, ठीक है, SC ST महिला आदि के लिए आरक्षण किस प्रकार से होगा। 243 में ई में लिखा है कि पंचायतों की अवधि क्या होगी, इसका टेन्योर क्या होगा, 5 वर्ष। सदस्यता के लिए अनर्हता निरर्हताएं, तो आप अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या अयोग्यताएं हैं जिसके रहते हुए आप जो है चुनाव में भाग नहीं ले सकते। 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के बारे में, यही 11वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ। 243 एक्ट में पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां, इसके बारे में बात किया गया है। 243 आई में वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। 243 जे में पंचायतों का लेखा परीक्षण, इसका प्रावधान किया गया है, ऑडिट की बात हमने अभी की। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। 243 एल में बात किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, ये किस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा, केंद्र शासित प्रदेशों पर। 243 ए में लिखा है कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू ना होना। तो आगे हम पेशा अधिनियम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके प्रावधान 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, तो उससे जुड़ा हुआ है। 243 एम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि मतलब 5वीं अनुसूची से जुड़े क्षेत्रों के बारे में। 243 एन पूर्व विद्यमान विधियां और पंचायतों की निरंतरता, इससे जुड़ा हुआ है। और 243 ओ फाइनल यही है,
चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। तो ये बात कर दिया गया है कि ये जो पंचायतों के चुनाव है इसका निपटारा न्यायालय में नहीं होगा। कैसे होगा? तो वो राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि बनाएगा कि भैया इसकी सुनवाई कैसे होगी। ये अधिकारिता उसकी है कि वो तय करे कि इसकी सुनवाई किस प्रकार से की जाएगी, तो ये न्यायालय में नहीं जाएगा। इसकी बात करता है 243O। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास किया कि आपको पंचायती राज से जुड़े हुए एक एक पहलुओं से अवगत करा सकूं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो देखिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेशा अधिनियम 1996 के बारे में। तो पेशा अधिनियम यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। जब हम पंचायतों को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया था कि अनुच्छेद 243M में यह लिखा है कि इस भाग का यानी पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो 243M क्या कहता है? कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। तो जो पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान बनाए गए उन्हें 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में नहीं लागू किया गया, उसे जो है इससे अलग रख लिया गया। बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण विषय था और इसलिए पंचायतों को इससे 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को इससे जो है अलग कर लिया गया। लेकिन मैं विचार आ रहा था कि ये जो प्रावधान है पंचायतों के, इनको भी 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए, लेकिन इनके लिए विशेष प्रावधानों के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे अधिकार विधानमंडलों के पास है, राज्य के विधानमंडलों के पास कई चीजों को बनाने का, ठीक ना। तो इनके लिए विशेष प्रोविजन किया गया और वो किसके माध्यम से किया गया? पेशा के माध्यम से किया गया। पेशा अधिनियम 1996 के माध्यम से किया गया। तो सबसे मूल जो ये पेशा अधिनियम है, इसने क्या किया? इसने ये किया कि उन क्षेत्रों को भी पंचायती राज अधिनियम में सम्मिलित इसने कर दिया जो पूर्व में इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो पूर्व में कौन नहीं सम्मिलित थे? 5वीं अनुसूची, वर्तमान में ये 10 राज्य हैं, ठीक है, में इसको इसने विस्तारित कर दिया पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान को। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है स्थानीय शासन के विचार को भारत के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित करना। और इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के प्रावधान 8, वर्तमान में 10, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करते हुए जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, ठीक है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र। तो ये पूरा पेशा अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस अधिनियम ने ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों को क्या क्या अधिकार दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और काफी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। IAS में तो ये फेवरेट ही बना हुआ है, PCS में भी इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी बातें मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट पर क्वेश्चन देखने को इससे मिला है पूर्व में, ठीक है। तो एक एक बातों को समझते हुए चलिए और यह भी देखते हुए चलिए कि एक ग्राम पंचायत को कितना अधिक अधिकार दे दिया गया है। कि अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये तो अधिकार राज्यों की सरकारों के पास होते हैं, जितने अधिकार इनको दे दिए गए हैं, ठीक है। और तुलना करते हुए भी चलिए कि हम लोगों के यानी जो सामान्य क्षेत्र हैं उनमें ग्राम पंचायतों को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और पेशा अधिनियम के तहत जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं उनमें जो स्थित ग्राम पंचायतें हैं उन्हें क्या क्या अधिकार मिले गए, दोनों की तुलना भी करते हुए चलिए ताकि आप एकदम स्पष्ट इस पर हैं। तो देखिए, सबसे पहला भूमि अधिग्रहण, तो ये किसका विषय है? राज्य का। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि विषयों में अनिवार्य परामर्श करने का अधिकार। तो या तो सरकार को या प्राइवेट बॉडी को, किसी को भी
लैंड एक्विजिशन करना है और वो लैंड जिस भी ग्राम पंचायत में आती हो या कई ग्राम पंचायतों के समूह में आती है तो सबसे पूछना पड़ेगा। अगर ये लोग कहेंगे कि नहीं ठीक है तो ठीक है, और ये कहेंगे कि नहीं ठीक है तो फिर अब किसी लेवल पर ठीक नहीं है। इतना बड़ा राइट्स, ठीक है, ये हम लोगों की तरफ ग्राम पंचायतें नहीं तय करती हैं। हम लोगों की तरफ क्या करती हैं कि अगर किसी ग्राम पंचायत में तालाब है तो उस तालाब को पट्टे पे 10 साल देने के लिए प्रावधान ग्राम पंचायतों द्वारा होता है, लेकिन वो भी पूरी सरकारी मशीनरी के तहत ही होता है, ठीक है, उस लेवल पे तो नहीं होता। तो ये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि विषयों में अनिवार्य परामर्श का अधिकार, अनिवार्य परामर्श का निश्चित रूप से जो है मतलब यह है कि इनकी इच्छा चाहिए ही चाहिए। और ग्राम सभा एवं पंचायतों द्वारा लघु खनिजों के लिए लाइसेंस यानी पट्टा रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार, तो ये अधिकार इन्हें दिया गया है, ग्राम पंचायत को दिया गया है कि माइनर मिनरल्स जो हैं उनको किसी को भी लाइसेंस देने का अधिकार इन ग्राम पंचायतों के पास है। यहां पर एक बात दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि यहां लघु खनिज लिखा हुआ है, माइनर मिनरल्स लिखा हुआ है, तो बड़े लेवल पर ये इनके अधिकार में नहीं है, छोटे लेवल पर है चीजें, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है, इसलिए केवल लघु खनिज, समस्त खनिज की बात नहीं हो रही है। आगे, मादक द्रव्यों की बिक्री खपत को विनियमित करने का अधिकार, तो शराब वगैरह को विनियमित उसको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट करता है। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि हम शराब बंदी करते हैं, बिहार में शराब की बिक्री नहीं होगी, गुजरात में भी शराब की बिक्री नहीं होती है, तो ये कौन तय करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ग्राम पंचायतों को तो इससे जुड़ा कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये तय करेंगी कि हमारे क्षेत्र में शराब की बिक्री, मादक द्रव्य लिखा है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मुख्य शराब है, ठीक है, इसकी बिक्री होगी कि नहीं होगी, यह तय करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है, ठीक है। लघु वनोपज का स्वामित्व, तो जो इनका पूरा सदियों से यह मानना था कि हम इसी जंगल में रहते हैं, हमारे पास से ये नदी बहती है, जल, जंगल और जमीन, उस पे हमारी अधिकारिता होनी चाहिए, न कि स्टेट के द्वारा बैठाया गया कोई फॉरेस्ट रेंजर अवैध तरीके से वनों की कटवाई कराता हो, ठीक है, ये पूरा मामला बहुत रहा है। तो लघु वनोपज का स्वामित्व तो यही मालिक हैं, लेकिन ये भी बड़े लेवल पे नहीं, बड़े स्केल पे नहीं, छोटे स्केल पर कौन मालिक है? ग्राम पंचायतें मालिक है, ठीक है। और ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंध, एक एक बातों को समझते चलिए। यहां पर यह अधिकार क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या मानसिकता है? इसके पीछे यह मानसिकता है कि वनवासी क्षेत्रों में शराब पिला पिला करके इनकी जमीनों पर कब्जा किया गया बाहरी लोगों के द्वारा, बहुत बाहरी जा करके ऐसे क्षेत्रों में बस गए और शराब पिला पिला करके इनकी जमीनों पर कब्जा किया, इनके परिवार को समाप्त कर दिया गया। एक प्रकार से पूरा का पूरा जो है नशे का साम्राज्य बनाया गया, इनके बुद्धि और विवेक को छीन लिया गया, ये लोग सीधे। तो इसलिए यह अधिकार दिया गया कि भाई तुम तय करो, तुम चाहोगे तो दुकान खुलेगी, नहीं चाहोगे तो नहीं खुलेगी, ठीक है। ये बात बहुत सारी चीज यहां पर जितना कमा नहीं रहे हैं तो कुछ लोग षड्यंत्र के द्वारा भी पिला रहे हैं और फिर ये खुद ही पी रहे हैं। इस क्षेत्र में जितना कमाना है शाम को पी जाना है, तो इस तरीके से इसके लिए लघु वनोपज का स्वामित्व दिया गया ताकि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। और ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंध, तो ये जो भी पैदा करते हैं, जंगल से प्राप्त करते हैं, वो बिचौलिए बहुत कम दामों पर खरीदते हैं और मार्केट में बहुत अधिक दामों पर बिक्री करते हैं, तो इस माध्यम से इनका शोषण किया जाता है।
तो यह अधिकार दिया गया कि नहीं, ग्रामीण हाट बाजारें जो लगेंगे उसके प्रबंधन का अधिकार किसके पास होगा? पंचायतों के पास होगा। बिचौलियों को का समूल नाश करिए। और क्या किया गया? भूमि हस्तांतरण को रोकना तथा हस्तांतरित भूमि की बहाली, इसका भी इन्हें अधिकार दिया गया कि भूमि हस्तांतरण को रोकना। तो ये लोग तय करें कि किस प्रकार से भूमि हस्तांतरित होगी, क्योंकि हुआ ये कि बहुत ज्यादा भूमि जो जनजातीय भूमि थी, यानी जनजातियों की भूमि थी, उसका गैर जनजातीय भूमि में परिवर्तन हो गया। बाहर से लोग गए। आप कई ऐसे क्षेत्र देख सकते हैं जहां की खनिज की प्रचुरता थी और वहां पर आप देखेंगे कि सारे बाहरी लोग जाकर के बहुत बड़े बड़े सेठ बन गए। ठीक है, तो पूरा इनका मामला था और इनके जमीनों पर कम कम पैसे में, जैसे भी मतलब इनके भूमि पर उनका अपना कब्जा हो गया। ठीक है, तो भूमि हस्तांतरण को रोकना कि नहीं भाई, जो जनजातीय भूमि है वो जनजाति के पास रहेगी, गैर जनजातीय लोगों के हाथ में वो नहीं जानी चाहिए। और हस्तांतरित भूमि हो गई है तो उसकी बहाली किस प्रकार से होगी, आदि आदि। और यहां पर एक बात और मैं इसमें लिखा नहीं हूं, ये भी कि ऋण लोन किस प्रकार से दिए जाएंगे और लिए जाएंगे उसका भी प्रावधान करने का अधिकार इन्हें दिया गया है। तो होता क्या था कि इन क्षेत्रों में इन्हें छोटे छोटे कामों के लिए महाजन लोन देते थे और उस लोन पे इतना तगड़ा इंटरेस्ट होता था, इतना तगड़ा ब्याज होता था कि लोन का जो मूल होता था वो तो प्रिंसिपल, वो तो कभी ये चुका ही नहीं पाते थे। इंटरेस्ट ही चुकाते चुकाते जीवन इनका समाप्त हो जाता था या इनकी जमीनें उस महाजन के हाथ में चली जाती थी। बाहरी लोग गए और इनको ऋणों के पूरे जंजाल में उलझा करके रखे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब इतनी बात कर ली हमने। अब ये हम समझना चाहते हैं कि इस पेशा अधिनियम का महत्व क्या क्या रहा। तो सबसे पहले तो ये कि वनवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना में कमी आएगी। तो जो मेन क्षेत्र है यानी जो मुख्य धारा है उससे अलगाव में कमी आएगी। इन्हें भी लगेगा कि नहीं, हमारी भी बातों को सुना जा रहा है। और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण व प्रबंधन से आजीविका में क्या होगा, सुधार होगा। तो माइनर मिनरल्स, लघु खनिज और लघु वनोपज यानी वनों के जो उत्पादन है उस पर किसका अधिकार दे दिया गया, ग्राम पंचायतों का अधिकार दे दिया गया। तो ये जो संसाधन पर स्वामित्व इनका आया उससे क्या होगा, इनके आजीविका में सुधार होगा। उससे जो भी पैसा आ रहा है ये लोग अपने हिसाब से तय करेंगे कि इसका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है, और जनजातीय लोगों के शोषण में कमी आएगी। तो शोषण का क्या आधार था, एक शराब, एक लोन और एक कम पैसे में खरीदना और अधिक पैसे में बेचना जो इनके उत्पाद थे। तो शराब पे अधिकारिता दे दी गई, ग्रामीण हाट बाजारों के प्रबंधन की पूरी अधिकारिता दे दी गई कि आप चलाइए जैसे चलाना है, ये सारी बातें। और भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक, भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगी। तो ये सारे पेशा अधिनियम का महत्व, पेशा अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों को दी गई शक्तियां। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि ये अधिनियम जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उसमें ये कितना सफल हो पाया। ठीक है, तो किंतु इस अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया। तो जितना सोचा गया था उसके अनुरूप ये काम नहीं कर पाया। तो क्या क्या, तो पहला तो यह कि धोखे और जबरदस्ती कब्जे के माध्यम से जनजातीय भूमि का व्यापक स्तर पर गैर जनजातीय भूमि में स्थानांतरण, तमाम तरह के धोखे। अब मतलब कोई जनजातीय व्यक्ति को खड़ा करके जमीन खरीद ले, कोई बाहरी व्यक्ति, उसका ड्राइवर है, उसके घर काम करता है, उसके नाम से भूमि को खरीद लिया जाए तो वो जनजाति है। तो कागज पे तो जनजाति का नाम है लेकिन उसका असल मालिक, उसे खरीदने वाला कोई दूसरा है। उसी तरीके से जबरदस्ती कब्जा,
तो जमीन तो मेरे नाम से है लेकिन कब्जा कोई करके है, तो जो उसका उस पर जिसकी कमांड है वो कोई दूसरा है। तो इस तरीके की चीजें हुई। जनजातीय भूमि का व्यापक स्तर पर गैर जनजातीय भूमि में स्थानांतरण हो गए। और आर्थिक हितों में उद्योगों को प्रमुखता प्रदान करना, तो आर्थिक हितों में उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करना, जिसके कारण निजी उद्यमियों को उदारतापूर्वक अनुमति प्रदान की गई। खनिजों की तो खूब जो है इन क्षेत्रों में हुआ ही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों पर समय समय पर अनेक ऐसे क्षेत्रों में चल रही आर्थिक गतिविधियों को असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये पूरा पेशा अधिनियम का मामला रहा। ठीक है, तो मैंने पूर्ण रूपेण अपनी तरफ से प्रयास किया कि आपको एक एक बातें समझाऊं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन के दो भाग हैं, एक पंचायत और दूसरा नगर पालिका। ठीक है, तो एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसमें हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में। तो त्रिस्तरीय पंचायत, इसे हम कहते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और दूसरा होता है नगरीय स्थानीय स्वशासन, जिसमें हम बात करेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी इनके बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या किया गया, तो संविधान में भाग 9A, पंचायतों में क्या किया गया था, संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया, संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया, और इसका शीर्षक क्या है, नगर पालिकाएं। इसका शीर्षक क्या है, नगर पालिकाएं, और उसका शीर्षक क्या था, पंचायतें। ठीक है, हेडिंग। अब कहां से कहां तक जो है इसके प्रावधान किए गए हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक इससे जुड़े हुए प्रावधान, यानी नगर पालिकाओं से जुड़े हुए प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 73वें से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने अब कर ली। तो एक बार लगे हाथ ही 12वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं कुल 18, उनमें कौन कौन से विषय हैं उसे हम जो है एक बार देख लेना चाहेंगे, फिर हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ेंगे। तो नगरीय योजना, शहरी योजना सहित भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि, सौगाड़ना और कब्रिस्तान, सौदा और शमशान और विद्युत सौदा, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है, लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। तो इतने विषय 18
विषय हैं 12वीं अनुसूची में, इनको याद नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार ये तो पता हो कि नहीं इसमें लिखा लिखा क्या गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 243 क्यू में। जब ये लेक्चर पूरा हम समाप्त कर लेंगे तो नगर पालिकाओं से जुड़े हुए सब अनुच्छेदों को हम अलग अलग क्या करने हैं वाले हैं, देखने वाले हैं, ताकि आपकी क्लियरिटी इस विषय पर जो है रहे। तो 243 क्यू में इसके बारे में लिखा गया, और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों का गठन किया जाएगा। जिस प्रकार से पंचायतों में किया गया है, लेकिन वहां और यहां में मामला अलग अलग है। ठीक है, यहां और यहां में मामला अलग अलग है। पंचायतों से देखें तो नगर पंचायत, जो इसका सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी, नगर पंचायत। ये कैसे क्षेत्र होंगे, तो ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, धीरे धीरे वहां मार्केट वगैरह बनने लगा, कुछ कॉलोनियां विकसित हो गई, और वो ग्रामीण से फिर क्या हो गया, उसे नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे गांव के आसपास जो बड़ी मार्केट्स हैं वो नगर पंचायत है। नगर पालिका परिषद ये छोटे शहरी क्षेत्र नगर पालिका परिषद, और नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये बड़े शहरी क्षेत्र जिन्हें हम महानगर कहते हैं। तो अब यहीं पर कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, और अगर नगर पालिका परिषद भी आप बता सकें तो उचित होगा, कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये 3 स्ट्रक्चर। अब यहां ये आप समझिए कि नाम में केवल परिवर्तन है, अधिकार सबके समान है। ठीक है, वो क्षेत्र के हिसाब से इनके नाम में परिवर्तन है, लेकिन सारे के पास जो अथॉरिटी है वो एक समान ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नगर पालिकाओं की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, इनकी संरचना क्या है। तो इसके बारे में, संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कहां लिखा गया है, अनुच्छेद 243 आर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि नगर पालिका के सभी सदस्य उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, और इस हेतु यानी चुनाव के लिए प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड में बांटा जाएगा। तो एक नगर पालिका क्षेत्र, अभी नगर पालिका हर जगह बोला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब नगर निगम से भी है और इसका मतलब नगर पंचायत से भी है। तो एक नगर पालिका क्षेत्र को विभिन्न वार्ड्स में बांटा जाएगा, और हर वार्ड का एक प्रतिनिधि होगा जिसे हम जनरली पार्षद कहते हैं। ठीक है ना, तो पार्षद होगा। तो इस प्रकार से होगा, और कैसे होगा, तो प्रत्यक्ष होगा। जो वार्ड के मेंबर्स आएंगे वो किस चुनाव से आएंगे, तो प्रत्यक्ष तरीके से उस वार्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष, तो सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष होगा, ये तो तय हो गया। मान लीजिए 70 वार्ड बन गया, तो एक एक वार्ड से एक एक मेंबर आएगा, तो वो कैसे आएगा, वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आएगा। लेकिन नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वो कैसे आएगा, ये तय करने का अधिकार किसको दे दिया गया है, राज्य विधानमंडल को। तो राज्य विधानमंडल ये तय करेगा कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत का अध्यक्ष किस प्रकार से आएगा। क्या वो उन मेंबर्स के द्वारा चुन लिया जाएगा, जो मेंबर्स चुनाव जीत करके आएंगे वो अपने में से किसी को अध्यक्ष वोटिंग करके चुन लेंगे, जैसे विधायक जीत करके जाते हैं और अपने में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनते हैं, इस तरीके से होगा। या फिर वो जो अध्यक्ष होगा नगर पालिका का वो भी प्रत्यक्ष चुनाव में जाएगा, यानी 2 वोटिंग होगी। एक तो वार्ड के मेंबर किसके लिए वोट करेंगे, नगर पालिका के सदस्य के लिए, यानी अपने वार्ड मेंबर्स के लिए, और एक नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो कैसे होगा, ये तय करने की अधिकारिता किसको दे दी गई, ये विधानमंडल को दे दी गई। एक एक बातों को समझते हुए चलिए। लेकिन सदस्य कैसे आएगा, ये विधानमंडल तय नहीं कर सकते, सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही आएगा। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कैसे तय आएगा, ये
राज्य विधानमंडल तय कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कैसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो प्रत्यक्ष तरीके से। उत्तर प्रदेश में इन चुनाव में प्रत्यक्ष तरीके से ही अध्यक्ष चुना जाता है। बीच में मायावती जी ने एक प्रयास किया कि इन अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाए, यानी जो वार्ड मेंबर्स जीत करके आए हैं वो अपने में से एक मेंबर को अध्यक्ष के लिए चुन लें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकार का जो चुनाव होता है 50-60 लोगों के बीच, उसमें पैसा खूब चलता है। तो जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने जो है प्रत्याशी बना लेता है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके ऐसा ही होता है इन पंचायतों के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में। लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष रूप में होता है, तो अब जैसे वाराणसी की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो यहाँ लाखों लाखों वोट्स पड़ते हैं मेयर के चुनाव के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर केवल मेंबर्स द्वारा ही चुन लेना हो अपने अध्यक्ष को, तो वहाँ पैसे का बहुत खेल हो सकता है, ठीक है। तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति से होगा, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है, यह ध्यान रखिए। और राज्य विधानमंडल को यह शक्ति होगी कि वह निम्न व्यक्तियों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दे सकता है। तो एक तो यह तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है, और दूसरा क्या तय करने का अधिकार है कि वो निम्न, अब कौन कौन से हैं, ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व दे सकता है बिना किसी चुनाव लड़े हुए। देखिए, नगर पालिका, पहला, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति मतदान अधिकार के बिना। तो राज्य विधानमंडल यह प्रावधान कर सकता है कि नगर पालिका प्रशासन का अगर कोई विशेष ज्ञान रखता है तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, लेकिन इसको वोटिंग का राइट्स नहीं होगा, ये वोट नहीं कर पाएगा। अगला, लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका का पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आता है। तो मान लीजिए कोई नगर पालिका है, तो वो नगर पालिका है तो वो कहीं ना कहीं किसी विधानसभा के तहत ही आती होगी, किसी न किसी लोकसभा के तहत ही आती होगी। तो ये उस लोकसभा या विधानसभा जिसके तहत वो नगर पालिका आती है, उसके जो है सदस्यों को इसमें मेंबरशिप दी जा सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी नगर निगम के एक पार्षद हैं, एक वो पार्षद हैं, ठीक है। तो लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका का पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आता है, तो वहां पर यह प्रावधान है, और इस नाते से मोदी जी वहां से सांसद हैं, तो इनको भी एक पार्षद के रूप में वहां पर चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, यहां ध्यान दीजिए, ये और ये इनका कोई अस्थाई क्षेत्र नहीं होता, इनका कोई अस्थाई क्षेत्र नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य राज्य से आता है, वो जो है लोकसभा की तरह उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती कि नहीं आप वाराणसी लोकसभा से जीत कर आए हैं, लखनऊ लोकसभा से जीत करके आए हैं। यह कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। यहां ध्यान दीजिए, तो यहां क्या कह रहा है कि राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, तो कोई लखनऊ में वोटर है और वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में गया भी है, तो उसको भी यह किया जा सकता। और वार्ड समितियों के अध्यक्ष, तो ये वार्ड समिति क्या है इसको समझ लीजिए। तो इसका उल्लेख किया गया, वार्ड समिति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 243(s) में, और इसके अनुसार क्या किया गया है, इसके अनुसार 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्र के तहत एक, मतलब 3 लाख से कम की जनसंख्या वाला नगर पालिका है तो वहां की बात नहीं हो रही है, ठीक है। 3 लाख से ऊपर की बात हो रही है। अगर 3 लाख से ऊपर है तो क्या प्रावधान है कि नगर पालिकाओं के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति
का गठन किया जाएगा। और ये वार्ड समिति की संरचना किस प्रकार होगी, इसका क्षेत्र क्या होगा, कार्य क्या होगा, इन सब का निर्धारण कौन करेगा, वो राज्य का विधानमंडल करेगा। तो इसी वार्ड समिति के अध्यक्ष को भी ये सब करने का अधिकारिता किसको दी गई है, राज्य विधानमंडल को दी गई है। ठीक है, आगे अब हम ये समझना चाहते हैं कि नगर पालिकाओं की शक्तियां क्या हैं और इनके उत्तरदायित्व क्या हैं। तो पहला कि इसका उल्लेख कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 243W में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिकाओं के क्या उत्तरदायित्व रहेंगे और इनकी शक्तियां क्या होगी। तो ये अनुच्छेद 243W के अनुसार राज्य विधानमंडल कुछ सीमाओं के अधीन नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों की निर्धारण की शक्ति रखते हैं। तो यहां पर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पंचायतों को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया था कि कुछ ऐच्छिक विषय हैं और कुछ अनिवार्य विषय हैं। तो ऐच्छिक विषय जो राज्य विधानमंडलों के अनुसार तय होंगे और अनिवार्य जिन्हें मानना राज्य विधानमंडलों के लिए अनिवार्य है। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि कुछ सीमाओं के अधीन नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण की ये शक्ति रखते हैं विधानमंडल। कुछ अंकुश है लेकिन अधिकतर में इन्हीं की मर्जी है। अब क्या है, तो इसके अनुसार नगर पालिकाओं की निम्नलिखित शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। क्या, तो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना जो उन्हें सौंपे गए हैं, और इसमें 12वीं अनुसूची के 18 विषय भी सम्मिलित हैं। अब जो है नगर पालिकाओं के वित्त से जुड़े हुए प्रावधान को हम पढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर एक क्लियरिटी मैं और कर देना चाहता हूं कि आरक्षण की बात हम इस लेक्चर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पंचायतों में हमने आरक्षण के बारे में बात की है। तो जिस प्रकार से पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है उसी प्रकार से नगर पालिकाओं में है। जितना अवधि टेन्योर पंचायतों की है उतना ही नगर पालिकाओं की है, और चुनाव लड़ने के लिए दोनों में 21 वर्ष के आयु की जरूरत है। ठीक है, तो सीधे बात करते हैं नगर पालिकाओं के वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए। तो इसका उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 243X में किया गया है। क्या कहा गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर संग्रहित करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 243X के हिसाब से। आगे अनुच्छेद 243Y क्या कहता है, अनुच्छेद 243Y ये कहता है कि पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। तो एक ही वित्त आयोग है जो नगर पालिकाओं की भी वित्तीय स्थिति की चिंता करेगा और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की भी चिंता करेगा, और जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243I के तहत। ठीक है, और यह बात कौन बता रहा है, अनुच्छेद 243Y बता रहा है कि जो पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है 243I में, वही नगर पालिकाओं के लिए भी व्यवस्था को देखेगा। अच्छा, और क्या करेगा ये, तो राज्य एवं नगर पालिकाओं के मध्य करों के वितरण का कार्य, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान। अब अनुच्छेद 243Z क्या कह रहा है कि इसके अनुसार राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नगर पालिकाओं द्वारा रखे जाने वाले लेखों और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान करे, इनका ऑडिट कराए। आगे अब बात करेंगे नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए गठित किया गया है, वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी है। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा राज्य में नगर पालिका निर्वाचन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के सभी अधिकार निर्वाचन आयोग के पास हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। अब देखिए, इतनी बात हमने कर ली। पंचायतों से जुड़े हुए जो प्रावधान है उनको भी ठीक प्रकार से आप समझ लीजिए, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इतने के बाद भी
एक बात की गई है जिला योजना समिति की और एक बात की गई है महानगर योजना समिति की, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जिला योजना समिति के बारे में बात करता है अनुच्छेद 243 जेड डी। क्या कहता है? तो यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अब बात हो रही है नगर पालिका प्लस पंचायत दोनों को मिला करके एक जिला योजना समिति की। ठीक है, ये अब एकदम अलग बॉडी हो गई। तो ये इसका कार्य क्या होगा? जो जिले के पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित कर दोनों को मिला करके संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। अब इस समिति में सदस्य कैसे रहेंगे? तो इस समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायतों, अब देखिए पंचायत भी आ रहा है, जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। तो यहां पर नगर पालिका और पंचायत समेकित हो रहे हैं, यानी एक प्रकार से हम कहें तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन दोनों को मिल करके ये किया जा रहा है। तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना, अध्यक्ष चुने जाने की विधि तथा उसके कार्यों आदि के लिए प्रावधान करेगा। तो ये राज्य विधानमंडल का उत्तरदायित्व होगा। अगला महानगर योजना समिति, तो इसके बारे में प्रावधान कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड ई में किया गया है। और क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कार्य होगा संपूर्ण महानगर हेतु विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। सदस्यता कैसे होगी? तो इस समिति में कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। और इसमें भी राज्य विधानमंडल की अधिकारिता है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा महानगर योजना समितियों की संरचना, उसके स्थानों को भरे जाने तथा उसके अध्यक्षों के निर्वाचन की विधि, उसके कार्यों आदि के लिए प्रावधान करेगा। अब देखिए नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण थे सब पे हम बताते ही जाते हैं कि नहीं ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, लेकिन फिर भी तो 243 बात करता है परिभाषा की। इसमें बहुत सारे जो शब्द यूज होते हैं, नगर पालिका से आशय क्या है, इस तरीके का, तो वो परिभाषाएं हैं। 243 क्यू में बात की गई है नगर पालिकाओं के गठन की। 243 आर में बात की गई है नगर पालिका के संरचना की। 243 एस में बात की गई है वार्ड समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना के बारे में। 243 टी में बात किया गया है स्थानों का आरक्षण। ठीक है, आरक्षण की बात है। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि की बात की गई है 5 वर्ष। 243 भी में बात की गई है कि किन आधारों पर सदस्यता के लिए निहरताएं हैं। 243 डब्ल्यू में बात किया गया नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके अधिकार और उनका उत्तरदायित्व। तो 243 एक्स बात करता है नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 वाई हमने पढ़ा, इसको वित्त आयोग की बात करता है। 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षण की बात करता है। 243 जेड ए नगर पालिका के लिए निर्वाचन की बात करता है। 243 जेड बी बात करता है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर इसका प्रवर्तन कैसे होगा। 243 जेड सी बात करता है कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। और 243 जेड डी बात करता है जिला योजना समिति के लिए। 243 जेड ई बात करता है महानगरीय योजना समिति के लिए। और 243 जेड एफ बात कर रहा है वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता। और 243 जेड जी बात कर रहा है निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। मैंने जैसा कि आप बताया कि इन सब चुनावों का मामला लेकर सीधे कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। किस प्रकार से इस मामले का निपटारा होगा ये जो है राज्य विधानमंडल तय करते हैं और उसी प्रक्रिया का पालन करना होता है।
तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने बात किया नगर पालिका के बारे में। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।